A ray of light proceeding parallel to the principal axis will, after reflection, pass through the principal focus in the case of a concave mirror, figure A, and appear to come from focus in the case of a convex mirror, figure B. तो दो फिगर बना रखी हैं, एक कॉन्केव मिरर की और एक कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्केव मिरर में क्या होता है कि कॉन्केव मिरर क्योंकि कन्वर्जिंग मिरर होता है, कन्वर्जिंग का मतलब क्या है कि जो भी लाइट इधर उधर से आ रही है ना, सबको एक पॉइंट पर लाकर इकट्ठा करता है। कन्वर्ज करना, एक पॉइंट पर लाकर मिला देना। तो पहला जो रूल है वो ये है कि पहला जो रूल है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर में ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये मिरर का पोल हो गया। और सीधी सी बात है कि अगर ये जो कर्व मेरे को दिखाई दे रहा है, ये जो कर्वेचर है, इस कर्वेचर को अगर मैं एक्सटेंड करके पूरा स्फीयर बना दूँ तो इसका मतलब उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आने वाला है, स्फीयर का सेंटर इधर आने वाला है। तो स्फीयर का सेंटर हमने बोला ये है और फोकस हमने बोला ये है। ये फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो कोई भी रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे ऑफ लाइट आती है वो मिरर को टकरा के फोकस से होकर गुजर जाती है, मिरर को टकरा के और फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक है, तो ये तो कॉन्केव मिरर के केस में जो फिगर ए आपको दे रखा है, ये तो कॉन्केव मिरर का केस दे रखा है। फिर कॉन्वेक्स का देखिए, कॉन्वेक्स में क्या करो, कॉन्वेक्स में आप मिरर को उल्टा बना लो, ऐसे देखो कि भाई अब जो केव वाली साइड है, यानी कि जो गहरी वाली साइड है, गहरी वाली साइड को शेड कर दिया और हॉरिजॉन्टली एक स्ट्रेट लाइन इससे ऐसे पास कर दी, ये हमारा पोल हो गया। अब आप ये देखिएगा कि अगर इसको एक्सटेंड करके मैं स्फीयर बनाऊं तो ऑब्वियसली इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा और इसका जो फोकस है वो इधर आएगा। ठीक है, जितनी दूरी पर, पोल से जितनी दूरी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसकी जस्ट हाफ दूरी तक हमारा फोकस होता है। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर मिरर के पीछे की तरफ है तो उसको हम बोल देते हैं वर्चुअल, और कोई भी चीज़ अगर मिरर के सामने की तरफ है तो सामने वाली चीज़ को हम बोल देते हैं रियल। अब हमने ये कहा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, अब क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसकी प्रॉपर्टी अलग है। कॉन्वेक्स मिरर मतलब डाइवर्जिंग मिरर, ये रेस को फैलाता है। कॉन्केव मिरर मतलब कन्वर्जिंग मिरर, ये रेस को एक जगह लाकर मिलाता है। तो हमने क्या करा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ये कुछ इस तरह से डाइवर्ज होगी, कुछ इस तरह से डाइवर्ज होगी कि अगर इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया जाए ना तो ऐसा लगेगा कि इट इज़ कमिंग फ्रॉम द फोकस, तो इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, ऐसा होता है। अरे रहने दो, कोई नहीं, खुला भी रहे तो कोई बात नहीं, हम कौन सा एसी चला रहे हैं, तो एसी की वजह से मैं बंद रखता था उसको। तो ये हमारा कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का पहला रूल हो गया कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो कॉन्केव मिरर के केस में वो फोकस से होकर गुजरेगी, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में वो इस तरह से डाइवर्ज होगी एज इफ इट इज़ कमिंग फ्रॉम द फोकस। ठीक है, उसके बाद देखिएगा सेकंड जस्ट इसका उल्टा है। A ray passing through the principal focus in the case of a concave mirror, figure A, and directed towards the principal focus in the case of a convex mirror, figure B, will after reflection become parallel to the principal axis. तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से आ रही है तो वो मिरर से टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, मतलब इसका उल्टा है। तो सेकंड वाला जो है वो देखिएगा, ये पोल हो गया। अगर कोई रे ऑफ लाइट और इधर फोकस हो गया और इधर ले लिया आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर गुजरती है ऐसे, ठीक है, तो वो मिरर से टकराने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक उल्टा हो गया कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो मिरर से टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी। उल्टा, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से गुजर रही है तो मिरर से टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। उल्टा हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जब कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है
कि कॉन्वेक्स मिरर में जैसे ये ऐसे गहरा है उसको थोड़ा आप उल्टा बना दीजिए, ऐसे बना दिया, मतलब इसमें जो केव वाली साइड है यानी कि जो गहरी वाली साइड है उसको आप पॉलिश कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ से आपने ये प्रिंसिपल एक्सेस बना ली, तो ये हो गया होल, फोकस इधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर। अब अगर कोई रे ऑफ लाइट फिर वही फोकस तक जाती है, तो देखिए रे ऑफ लाइट हमेशा हम लेंगे, रे ऑफ लाइट हमेशा लेफ्ट साइड से ही आएंगी, ठीक है। तो हम लेकर आए यहाँ से एक रे ऑफ लाइट। अब क्या है कि पीछे की जो सरफेस है वो तो पॉलिश कर रखी है, तो रे ऑफ लाइट जो है वो फोकस तक तो नहीं पहुँच पाएगी, तो हम ऐसे ही आर्बिट्ररीली मतलब अपने वैसे ही हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगर ये फोकस तक जारी होती तो हमने ऐसे दिखा दिया, इसको डॉटेड लाइन से ऐसे दिखा दिया कि ये फोकस तक जा रही है। तो इफ इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, यहाँ पर क्या था कि इफ इट इज पासिंग थ्रू द फोकस, और यहाँ पर क्या था इफ इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, तो ये मिरर से टकरा कर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। समझ गए, ठीक है। ये दूसरा रूल हुआ, और याद आ रहा होगा 10th में आपने कर रखा है रूल्स। उसके बाद अगला देखिएगा, थर्ड है अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन द केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन द केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। फिगर बी, ठीक है, फॉल्स नॉर्मली यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। जिस रास्ते आती है उसी रास्ते वापस लौट जाती है, ठीक है। तो देखिएगा कॉनकेव मिरर के केस में क्या करेंगे, इसमें हम अब मैंने कॉनकेव मिरर बना लिया, कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से टच होती हुई ऐसे गुजर के जा रही है, तो जिस रास्ते स्ट्राइक करेगी उसी रास्ते वापस लौट जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली लाइन जिस पॉइंट पर मिरर को टकराती है वही हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, और वो नॉर्मल होती है, वही परपेंडिकुलर होती है। स्फेरिकल मिरर्स के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली लाइन जो है वही नॉर्मल होती है। तो जो परपेंडिकुलर जो नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन जिस रास्ते आती है उसी रास्ते वापस चली जाती है, उसका रिफ्लेक्शन सेम होता है। तो ये तो आपका हुआ कॉनकेव मिरर का केस। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर का केस देखिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में फिर वही प्रिंसिपल एक्सिस हमने बना ली, ये पोल हो गया, फोकस इधर और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर। तो एक रे ऑफ लाइट जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जा तो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका बैक साइड में है, और बैक साइड जो है वो पॉलिश्ड है, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जा तो नहीं सकती, बट इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट कैन बी सीन बाई एक्सटेंडिंग दिस लाइन। इस लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाती नजर आ रही है, ठीक है। एग्जैक्टली जा नहीं सकती वहाँ तक, तो हम ये कहेंगे कि ये टकरा कर एग्जैक्टली इसी तरीके से जिस रास्ते से आ रही है उसी रास्ते वापस चली जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर का ये कहानी होती है। तो 3 देखे हमने रूल। पहला रूल, जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो मिरर से टकरा के फोकस से गुजरेगी। जो रे ऑफ लाइट फोकस से गुजर रही है वो मिरर से टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है या सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है वो जिस रास्ते आई उसी रास्ते वापस लौट जाती है। तो ये 3 रूल्स हुए। उसके बाद देखिएगा चौथा रूल है, फॉर द रे इंसिडेंट एट एनी एंगल एट द पोल द रिफ्लेक्टेड रे फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। द रिफ्लेक्टेड रे फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी मिरर है, चाहे कॉनकेव है चाहे कॉन्वेक्स है, इसीलिए 4th का मैंने डायग्राम भी नहीं बनाया। इसमें ऐसा होता है कि मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर हमने ले लिया, वैसे ये पोल है और रे ऑफ लाइट कोई भी आ रही है वो किसी भी एंगल पर पोल पर टकराती है, ठीक है।
मान लीजिए ये इस एंगल पर टकराई और ये एंगल x है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हम जब भी बात करते हैं कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस पर पोल पर आकर टकरा रही है, तो ये वाला जो इसने एंगल बनाया ना यहाँ पर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो यही एंगल यहाँ पर बन जाएगा, यही एंगल यहाँ पर बन जाएगा। तो इट फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, समझ गए, ठीक है। चलिए जी, अवंतिका क्लियर है? ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ मैं। उसके बाद देखिएगा फिर से वही पुराने दिन याद आ जाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्केव मिरर्स, ठीक है, 10th वाला। तो कॉन्केव मिरर में 6 केसेस होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर में केवल 2 केसेस होते हैं, ठीक है। तो फटाफट से आप इनको केसेस को याद करें। और इसमें जो है ना, आप ये देखिए हर एक का मैंने डायग्राम बना रखा है, बराबर में लिखा हुआ था इमेज फॉर्म्ड इज, द इमेज फॉर्म्ड इज, फिर उसके बाद ना उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ लिख रखी हैं। इमेज फॉर्म्ड इज की हमने 3 प्रॉपर्टी लिख रखी हैं। तो वो जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें इस सीक्वेंस में याद रखना, P, N और S। P, N, S। P इज़ फॉर पोजिशन, P इज़ फॉर पोजिशन, N इज़ फॉर नेचर एंड S इज़ फॉर साइज। पोजिशन, नेचर, साइज। तो इसी सीक्वेंस में मैंने सारे लिख रखे हैं ताकि ऊपर नीचे कन्फ्यूजन ना हो किसी भी तरीके का। तो हम 6 के 6 जो केसेस हैं वो देखते हैं। पहला केस देखेंगे कॉन्केव मिरर में। कॉन्केव मिरर में 6 केसेस बनेंगे, कॉन्वेक्स में 2 बनेंगे। Image formation by concave mirror, तो इमेज फॉर्मेशन इस तरीके से देखते हैं कि जैसे ये कॉन्केव मिरर है, तो एक बार ऑब्जेक्ट को रख देंगे यहाँ पर पोल और फोकस के बीच में, पहला केस। दूसरा केस, ऑब्जेक्ट को उठाकर रख दिया हमने फोकस पर। दूसरा केस। तीसरा केस, ऑब्जेक्ट को रख देंगे एफ और सी के बीच में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तीसरा केस। चौथा केस, ऑब्जेक्ट को रख देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ये 4 केस। पांचवा केस, ऑब्जेक्ट को रख देंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पांचवा केस। और छठा केस क्या है कि ऑब्जेक्ट को रख देंगे इन्फिनिटी पर। तो ये टोटल 6 केसेस हो गए। तो पहला केस जो है, फर्स्ट है ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ। पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, ये कॉन्केव मिरर बन गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और फोकस के बीच में रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को, तो ये इस तरह से है। तो अब जो हमने रूल्स देखे हैं ना, उन रूल्स के हिसाब से पहला रूल हर एक में यही लगाएंगे कि रेज ऑफ लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट में से बहुत सारी निकलती हैं, इनफाइनाइट निकलती हैं। हम कोई 2 रेज ऑफ लाइट लेकर चलेंगे, बिल्कुल वही जैसे 10th में लिया था कि जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे ए बी, और जो इमेज बनेगी उसको बोलेंगे ए डैश बी डैश। तो ये ऑब्जेक्ट ए बी है। अब ए और बी, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो मिरर को टकराकर फोकस से गुजरेगी, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से अच्छा आप ना जब ये डायग्राम बनाएं, तो जब आप ये डायग्राम बनाएं तो डायग्राम बनाते टाइम जो है आप एक चीज़ का बस ध्यान रखें कि ये जो मिरर है, मिरर का आप फ्री हैंड से ही बनाएंगे इस डायग्राम को, ठीक। अब या तो फ्री हैंड से बना लेना, अगर टाइम हो तो भाई आप उसमें कंपास लगा कर वैसे बना लेना। तो आपको एक कर्व बनाना है बस थोड़ा सा, तो वो फ्री हैंड से बनाया जा सकता है। प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ी सी बना लेना। उसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखना कि कभी भी रे डायग्राम बनाने के लिए आए ना, तो ये ध्यान रखना कि ये जो पोल है, इस पोल से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, या तो अंदाजे से, और अगर स्केल है तो ये डिस्टेंस सेम ले लेना, फिर आपका डायग्राम 100% सही बनेगा। आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए आप 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं या 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो ये वाला डिस्टेंस भी 3 ही लेना। रिलेशन यही होता है ना, जो फोकल लेंथ है वो क्या है, r/2 के बराबर होती है। तो ये दोनों डिस्टेंसेस सेम लेना और स्केल से बनाना, डायग्राम 100% सही बनेगा, गलती हो ही नहीं सकती उसमें। जो पोजीशन है उसी पोजीशन पर बनेगा।
साइज अगर उसका एनलार्ज हम बता रहे हैं एनलार्ज ही बनेगा, डिमिनिश्ड बता रहे हैं तो डिमिनिश्ड ही बनेगा। डिमिनिश्ड मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा इज कॉल्ड डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट से बड़ा इज कॉल्ड एनलार्ज। तो अब ऑब्जेक्ट को रखना कहाँ पर रखना वो हमारे हाथ में है, लेकिन जो इमेज बनेगी वो हमको देखना है कैसे बनेगी। तो हम हर एक में ये देखेंगे इमेज कहाँ बन रही है और कैसी बन रही है। ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया ए बी ओवर और फोकस के बीच में, तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो मिरर से टकराकर फोकस से गुजरी। दूसरी रे ऑफ लाइट को आप ऐसे करें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अलाइन करा दें, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो अलाइंड लाइन होती है ना, जो भी रे ऑफ लाइट होती है वो जिस रास्ते आती है उसी रास्ते वापस लौट जाती है। तो आप क्या करें, आप स्केल कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना कि वो जो लाइन बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करे और ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट को टच करें, ठीक है। यहाँ से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये रे ऑफ लाइट पीछे की तरफ तो फैलती जा रही है और आगे की तरफ मिलती जा रही है, ठीक। तो इसका मतलब जहाँ पर भी हमको कोई दो रिफ्लेक्टेड रेज लेनी है, जहाँ पर भी रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी ना, मैं ये कहूँगा कि हमारी इमेज वहाँ पर बनेगी। रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी हमारी इमेज वहाँ पर बनेगी। तो भाई इधर तो ये खुलती जा रही है, इधर तो मिलने का कोई सवाल ही नहीं है, इंटरसेक्ट करने का कोई सवाल नहीं है। तो इसका मतलब अगर इसको मैं नकली तरीके से वर्चुअली पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूँ तो पीछे मिलेंगी ये। तो हमने क्या करा, इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया। सेकंड रे ऑफ लाइट जो है इसको हमने कुछ इस तरह से स्ट्राइक करवाया है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अलाइन कर जाए। तो स्ट्राइक करते दिखाएंगे नहीं? हाँ तो दिखा ऐसे, ठीक है, अच्छा, जिस रास्ते आई है उसी रास्ते लौट जाए क्योंकि ये अलाइंड है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसको थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करा और इसको थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करा। स्केल की हेल्प से करना, डायग्राम बिल्कुल क्लियर बनेगा आपका। तो यहाँ से आपने ऐसे करा और जहाँ पर ये मिलती है ना उसको तो बना देंगे इसका हेड। जो एरो है वो ऑब्जेक्ट का हेड है और जो कुछ भी नहीं है वो उसका टेल हो गया, ठीक। तो ये मैंने ए बी बोल दिया, ए बी इज़ फॉर ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश इज़ फॉर इमेज। अब सीधे सीधे बताइए भाई कि पोजीशन सबसे पहले पी फिर एन फिर एस, तो पोजीशन क्या है इसकी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो जो पोजीशन है वो हो गई बिहाइंड द मिरर, ठीक है। जो नेचर है, जो भी इमेज होगी या कोई भी पॉइंट भी होगा अगर वो मिरर के पीछे है तो वो वर्चुअल है, और जो चीज़ वर्चुअल होगी वो इरेक्ट होगी। अगर इमेज वर्चुअल है तो वो सीधी ही बनेगी, कभी भी उल्टी नहीं बन सकती, और जो रियल है वो हमेशा उल्टी बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ऑब्जेक्ट छोटा सा है, इमेज थोड़ी बड़ी बन रही है, तो एनलार्ज हो गया। डायग्राम बनाकर ये दिखाई दे जाता है कि भाई इसका साइज छोटा है और इसका साइज बड़ा है, तो एनलार्ज हो गया। एनलार्ज का मतलब लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड केस देखिएगा, ये क्या था, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा। अब क्या करें कि फोकस पर, अच्छा इसमें कोई भी चीज़ हो ना भाई प्रूफ जरूर लेना। कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि भाई ये तो अभी मिरर भी करेंगे, आगे लेंस भी करेंगे। कोई भी ये ना सोचे कि ये चीज़ हम 10th में कर चुके हैं तो मतलब पूछेंगे तो बड़ा अजीब लगेगा। अजीब अजीब कुछ नहीं भाई पूछेंगे। सेकंड देखो, ऑब्जेक्ट एट एफ, क्योंकि जो आपने 10th में करा था वो मुझे लगता है ऑनलाइन ही करा होगा, और ऑनलाइन में बस ऐसे ही था। 10th में तो हाँ हाँ पढ़ा तो था, लेकिन भूल भी तो जाते हैं ना चीज़ों को, दिमाग से निकल जाती है। ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट एट एफ मतलब हमने ऑब्जेक्ट को उठाकर अब सीधा फोकस पर रख दिया। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस पर, ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा तो एक रे ऑफ लाइट वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो तो फोकस से ही होकर गुजरेगी, तो वो तो ऐसे गुजर गई। दूसरी रे ऑफ लाइट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से अलाइन कर दिया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब इसको अलाइन करेंगे तो ये ऐसे जाएगी, इस पर टकराते हुए इस तरह से टच करेगी और फिर इसी रास्ते वापस, इसी रास्ते वापस। तो ना तो इधर कि मैं इसको वर्चुअली एक्सटेंड कर दूं पीछे की तरफ, ना तो ये इधर मिलती हुई दिखाई दे रही है और ना ही ये इधर मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वर्चुअल एक्सटेंशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कि आप सोचोगे नहीं मैं तो वर्चुअली एक्सटेंड करूँगा, कोई फ़ायदा ही नहीं है। ना तो उधर मिल रही है ना इधर मिल रही है, तो हम ये कहेंगे कि भाई ये मान लेते हैं
कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट है, तो ये बोल देते हैं कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट मीट एट इन्फिनिटी। ये बोल दिया जाता है कि वो इन्फिनिटी पर मीट करती हैं। अब अगर कोई रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी पर मीट करेगी तो इसका मतलब वही इमेज बनेगी, जहाँ रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करेंगी इमेज वही बनेगी। यानी कि पोजीशन क्या है, कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। दूसरा उसका नेचर क्या होगा, जो मिरर के सेम साइड पर ही है उसका रियल एंड इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ जी, मिल तो पीछे भी सकती है मिरर के। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तब करा जाएगा जब मिलती हुई दिखाई दे रही हो। हम ये कहेंगे कि जब वो मिलती हुई दिखाई ही नहीं दे रही तो ज़बरदस्ती वर्चुअली एक्सटेंड करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड, तो पहले ये चीज़ ना एज्यूम कर ली गई, पहले ये चीज़ मान ली गई, लेकिन फिर इस चीज़ के पुख्ता सबूत भी मिल गए, तो वो भी बताऊँगा। अभी पहले सारे केसेस कर लेते हैं, फिर उस पर भी आते हैं। तो रियल और इन्वर्टेड ये हो गया, और फिर हम ये कह देते हैं, ऐसे ही कह देते हैं कि हाईली एनलार्ज्ड। अब ये भी क्यों कहा, ये भी बताऊँगा बाद में। बहुत पीछे बन गया, ठीक है। बहुत नीचे ही बनी थी। हाँ, तो हम ये कहेंगे कि हाईली एनलार्ज्ड, तो पूरे सारे के सारे केसेस देखने पर एक चीज़ ये समझ में आती है कि कोई भी रियल इमेज जैसे 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 दूर 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 बनती चली जाती है तो वो बड़ी 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 उसका साइज़ बड़ा होता चला जाता है। और अगर कोई रियल इमेज इतनी दूर बन रही है कि इन्फिनिटी पर, तो मैं कह दूँगा भाई बहुत बड़ी, हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है। और इस चीज़ को अभी बाकी सारे केसेस करके ये चीज़ बिल्कुल प्रूव भी हो जाएगी। सर जो कहते हैं कि फोकस अप्रॉक्सीमेटली उसका हाफ होता है, एग्जैक्टली हाफ नहीं होता। हाँ। हम कह सकते हैं ना इमेज तो बनेगी बनेगी। हाँ, तो इसी वजह से कह देते हैं कि इन्फिनिटी पर बनेगी। अब वो इन्फिनिटी के ना दो पहलू होते हैं, दो डेफिनेशन होती है। एक तो ये चीज़ होती है कि दैट इज़ नॉट डिफाइंड, एक तो ये होता है। और दूसरा, जब आप ग्रेजुएशन में पहुँचेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि ये भी हमारे साथ धोखा हुआ था कि ये नॉट डिफाइंड नहीं है, ये डिफाइंड है। इसको ना एक बहुत बड़ी वैल्यू को इन्फिनिटी बोल दिया जाता है। वो एक छोटी सी चीज़ मैंने रेशो करके शायद एक बार बताया भी था कि जैसे 1 है ना, जैसे 1 है तो 1 को हम धीरे धीरे डिवाइड करते चले गए। 1 को हमने 8 से डिवाइड करा तो आ गया 0.125, एक वैल्यू आई। और 1 को हमने 4 से डिवाइड करा, मतलब मैं डिनोमिनेटर को घटा रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तो वैल्यू आई 0.250, तो वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। फिर 1 को मैंने 2 से डिवाइड करा तो वैल्यू आई 0.500, वैल्यू और बढ़ गई। 1 को फिर मैंने 1 से डिवाइड करा तो वैल्यू आ गई 1.000, ये वैल्यू आ गई। तो हम ये कहेंगे कि अगर मैं पॉजिटिव साइड्स की ही बात कर रहा हूँ तो पॉजिटिव में सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है, पॉजिटिव में सबसे छोटा नंबर हो सकता है 0। तो 1 डिवाइडेड बाई 0 का मतलब क्या है, वेरी लार्ज वैल्यू, वेरी लार्ज वैल्यू। मतलब हम जैसे जैसे न्यूमरेटर को सेम रखते हुए हम डिनोमिनेटर को कम 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 करते जाते हैं, तो अगर मैं बिल्कुल मिनिमम कर दूँ तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए वेरी लार्ज भी नहीं, इसको लार्जेस्ट वैल्यू कहना चाहिए। इन्फिनिटी से बड़ा तो कुछ नहीं होता। तो ये कह दिया जाता है कि कुछ केसेस में इन्फिनिटी को नॉट डिफाइन कर दिया जाता है कि ये ऐसी चीज़ है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, और कुछ केसेस में ये कह दिया जाता है कि ये बहुत लार्ज वैल्यू है, ठीक है। लार्ज वैल्यू को भी डिफाइन नहीं करा जा सकता, है ना। तो दोनों चीज़ें मिलती भी हैं एक दूसरे से। लार्ज वैल्यू को भी हम डिफाइन नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा डिस्टेंस है, उसको मेजर कहाँ तक करोगे, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ पर हमने अभी के लिए ये करके छोड़ दिया कि ये रियल एंड इन्वर्टेड है, हाईली एनलार्ज्ड है। तीसरा केस देखते हैं। पहले क्या करा, ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा, फिर ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा। अब रखेंगे एफ और सी के बीच में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अरे आप लोगों की कल की छुट्टी है क्या स्कूल की? मैथ्स वाले बता दो, छुट्टी है। मैथ्स वालों से पूछो, छुट्टी है, छुट्टी छुट्टी छुट्टी। हाँ, पिटवाएगी टीचर मम्मी से। फुल फॉर्म बता, कुछ ऐसे ही था ना? हाँ, नहीं सुना कभी? मैं तो बचपन से सुनता रहा हूँ, पिटवाएगी टीचर मम्मी से, पीटीएम। हाँ सर, ये होता है। पीटीएम की फुल फॉर्म मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, पिटवाएगी टीचर मम्मी से। उसने बोला ना पीटीएम का, इस वजह से मुझे वो याद आ गया। तो आ जाओगे ना 12 बजे तक तो आ जाओगे वापस, उसके बाद मतलब फिर 5:30 बजे ना। इतनी जल्दी फ्री?
पावर चाहिए अपना बोल रहे हैं उसके अरे वाह, फिर तो सही है। बोर्डर बना के तो जल्दी बुला लेते हैं 11:30 बजे के करीब। 11:30, हाँ ठीक है। सर 11:30 सुबह अरे नहीं यार, मतलब रात मैथ्स की रात क्लास को? की बात कर रहा हूँ मैं, फिजिक्स की भी बात फिजिक्स कर रहा 11:30 बजे प्लीज। हूँ। मैं करता हूँ अभी, देखता हूँ क्या वो करता हाँ से कर पीटीएम है ना हूँ। तुम्हारी भी है? हाँ एक ही स्कूल में ना क्या ही मतलब है हमें पीटीएम सारे मेरा ही सारे चलिए जी, अगला देखते हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। अच्छा, जो फिजिक्स वाले बच्चे हैं उनका स्कूल है कल? नहीं सर नहीं है? है स्कूल? नहीं तुम्हारा? अच्छा तुम तो सेम स्कूल है। नीचे मैं अलग हूँ हाँ, मैं अलग हूँ ये अलग है ये तुम्हारा सिल्वर डाइंग तो है? हाँ तो उसका भी सिल्वर डाइंग है, खुशी का, और ये रुद्रांश का भी। ये पोल हो गया, फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो ए और बी। फिर वही काम करेंगे, एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये फोकस से होकर गुजरेगी, और हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से अलाइन करेंगे ना, तो वो बहुत ऊपर, आपको मिरर का कर्व थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि अब मुझे फोकस दिखाई दे रहा है कि इसके सामने है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट फोकस से गुजार दूंगा। जो फोकस से गुजरेगी लाइन वो मिरर से टकराते ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट फोकस से मैंने गुजारी, तो ये यहाँ से पैरेलल हो गई, ये ऐसे टकराते चली, ठीक है। तो ये हमारा ए डैश बी डैश। तो आप ये देखेंगे हम फ्री हैंड से भी बना रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा बहुत हमें आइडिया लग रहा है कि इमेज जो है वो बड़ी बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या होंगी, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इमेज बन कहाँ पर रही है, बियॉन्ड सी के इधर। तो पहले तो उसका पोजीशन क्या हो गया, बियॉन्ड सी। उसके बाद उसका नेचर, क्योंकि वो सेम साइज पर सेम साइड पर बन रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद उसका साइज, तो साइज ये छोटा है और ये बड़ा है, इमेज बड़ी बन रही है, तो इसका मतलब लार्जर देन द ऑब्जेक्ट मतलब एनलार्ज्ड। इसको एनलार्ज बोल दिया। अब फोर्थ वाला देखिएगा, फोर्थ केस ये है कि अब ऑब्जेक्ट को उठाकर सीधा आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखते हैं, सी पर रखते हैं। पोल हो गया, एफ हो गया और सी हो गया। ऑब्जेक्ट को उठाकर आपने सी पर रख दिया, सीधा सीधा सी को इधर लिखना है, सी ए और बी। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये फोकस से गुजरेगी, और एक रे ऑफ लाइट को फोकस से गुजारिए, ये मिरर से टकराकर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो आप ये देखिए, ये दोनों रेज ऑफ लाइट लगभग यहाँ पर मिल रही हैं। तो ए डैश और बी डैश यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि भाई दोनों का साइज जो है वो सेम है, ठीक। तो इसका सबसे पहले पोजीशन देखेंगे, पोजीशन कहाँ पर बन रही है, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसका नेचर सेम साइड पर, मतलब मिरर के इसी तरफ बन रही है, लेफ्ट साइड में, रियल एंड इन्वर्टेड। ये हो गया। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट का दोनों का साइज सेम है, तो सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जितना ही उसका साइज होगा, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर है? भी बता दीजिए, पानी दे रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट दीजिए मुझे बस। अरे मैं खुद भी तो पीऊँ। हाँ
हाँ जी बोल दिया हो गया कहीं लाओ बॉटल देना दिया सॉरी दे रहा हूँ बोतल बोल दी आ जाएगा तो वहाँ जाएगा बंद कर मार होगी मुझे क्या पता आपने भी लॉक कर दिया। अच्छी बात है आपने चलिए जी अब फिर से देखिएगा ये सी पर रखा अब उसको बियॉन्ड सी कर दो आगे सी से थोड़ा सा आगे कर दो ये हो गया पोल ये हो गया फोकस ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट को उठाकर रख दिया इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर रखा तो एक रे ऑफ लाइट फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ठीक है तो ये जब टकराएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी दूसरी रे ऑफ लाइट को फोकस से गुजार दो ये फोकस से होकर गुजरी तो इससे टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो ये दोनों मिल कहाँ पर रहे हैं यहाँ पर हाँ तो ये हो गया ए डैश और बी डैश ये ए और बी तो इसमें क्या होगा कि ये सी और एफ के बीच में बन रहा है तो उतना रिमार्केबल डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है ए बी जो है वो जो साइज़ है ए डैश बी डैश उससे मामूली से छोटा है तो कुल मिलाकर है तो ऑब्जेक्ट से छोटा ही तो हम क्या बोलेंगे जो भी साइज़ ऑब्जेक्ट से छोटा होता है इमेज का उसको हम डिमिनिश्ड बोल देते हैं तो पहली चीज़ तो ये है कि बन कहाँ पर रही है बिटवीन सी एंड एफ तो इसका जो पोजीशन है वो क्या हो गया बिटवीन सी एंड एफ सी और एफ के बीच में पहली चीज दूसरा क्योंकि सेम साइड पर बन रही है इधर ही लेफ्ट साइड में तो रियल एंड इन्वर्टेड और उसके बाद छोटी बन रही है तो इसका मतलब डिमिनिश्ड सर हाँ जी हमने इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से करना है। मर्जी है सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले सकते हैं पोल से भी कैसे हाँ पोल पर वही है कि जिस एंगल पर वो स्ट्राइक करेगी उसी एंगल पर मेरे को रिफ्लेक्ट करवाना पड़ेगा तो फिर मेरे को प्रोटेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ काम स्केल से ही हो जाएगा आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब गुजारेंगे ना तो वो लाइन थोड़ी सी नीचे चली जाएगी तो मेरे को मिरर का कर्व थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा सर फिर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो जाएगी। कुछ चेंज नहीं होगी बनेगा बिल्कुल सेम उसी जगह पर ठीक है चलिए जी उसके बाद देखिएगा फिफ्थ सिक्स्थ ये है कि इमेज अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख दिया जाए अब ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं इन्फिनिटी पर हो गया पोल हो गया फोकस ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई और दूसरी रे ऑफ लाइट ऐसे आई क्या होता है कि जब हमने देखा कि जब हमारी इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है तो रेज ऑफ लाइट कहीं पर मिल नहीं रही थी हमने ये कहा था कि वो पैरेलल थी रेज ऑफ लाइट तो हम ये बोल देते हैं कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट मीट एट इन्फिनिटी इसी तरीके से ये तो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट इन्फिनिटी पर है
ठीक है, अब मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है, तो इसका मतलब जो इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट है वो इन्फिनिटी से आ रही होंगी। तो जब कोई रे ऑफ लाइट, दो रेज ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही हैं तो वो भी तो आपस में पैरेलल ही होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को दिखाया नहीं, हमने सिर्फ ये मेंशन कर दिया कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है तो पैरेलल रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो रे ऑफ लाइट कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, दूसरी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये भी फोकस से गुजरेगी। तो फोकस पर एक डॉट बना हुआ दिखाई देंगे, तो वो इतनी छोटी इमेज है जिसको हम कहेंगे पॉइंट साइज यानी कि हाईली डिमिनिश्ड। तो इमेज जो है वो बन कहाँ पर रही है, पोजीशन क्या है उसकी, एट फोकस। दूसरा सेम साइड पर है तो रियल एंड इन्वर्टेड, हाँ इन्वर्टेड होगी। जो भी इमेज रियल होती है वो इन्वर्टेड ही होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। और उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये बनेगी हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। अब यहाँ से उल्टा अगर आप सीक्वेंस में चलें तो यहाँ पर हमारी इमेज बन रही है हाईली डिमिनिश्ड, फिर ऊपर वाले केस में पहुँचे तो डिमिनिश्ड। ठीक है, मतलब ये इससे थोड़ी सी बड़ी बन रही है इमेज। तो हमने क्या देखा कि हाईली डिमिनिश्ड था, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी डिमिनिश्ड, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी सेम साइज़ की बन गई, फिर उससे और बड़ी एनलार्ज बन गई। तो इसका मतलब इस वाले केस में हाईली एनलार्ज ही बनेगी। जो सीक्वेंस है इमेजेस का वो ये कह रहा है कि लगातार, अगर लास्ट वाले केस से देखा जाए तो लगातार इमेज का साइज थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता जा रहा है, तो एनलार्ज के बाद तो हाईली एनलार्ज ही आएगा। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरा आप ये देखिएगा कि ऑब्जेक्ट में क्या शिफ्टिंग हो रही है। यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पर था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था यानी कि बहुत दूर था। फिर ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा नज़दीक लेकर आए सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, फिर थोड़ा सा और नज़दीक लेकर आए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, फिर थोड़ा सा और नज़दीक लेकर आए ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फिर थोड़ा और नज़दीक फोकस पर ही ले आए, फिर थोड़ा और नज़दीक पोल और फोकस के बीच में ही लेकर आ गए। तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है, तो इमेज धीरे धीरे दूर जाती जा रही है। ठीक है, तो इससे भी ये समझ में आता है कि हाँ भाई धीरे धीरे दूर जाती जा रही है, तो इसका मतलब इन्फिनिटी पर ही जाएगी फिर ये इमेज। ठीक, तो और बाकी कि अगर उसके हम नेचर की बात करें तो जो नेचर है वो सिर्फ पहले केस में याद रखना है कि पहले केस में हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट है, बाकी के जो पांचों केस हैं उसमें आपका रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए जी। तो ये तो हुआ हमारा कॉन्केव मिरर के। वो से ये बताइए इसे डिफाइन कैसे करेंगे कि हाँ इन्वर्टेड ही बनेगा, इन्वर्टेड ही बनेगा। ये एक्चुअल में ऐसा हुआ कि इन्वर्टेड इमेज बनेगी कैसे, ये ऐसे समझ में आता है कि जो इमेज रियल होती है वो इन्वर्टेड ही बनती है। ये कैसे पता चला? सबसे पहली बार ये देखा गया कि रियल इमेज जो है वो बनती है हमारे रेटिना पर, और रेटिना पर जो इमेज बनती है वो मतलब हम उल्टी बनती है। तो ये साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करा कि भाई जो हमारा नेचुरली अकरिंग अगर कोई लेंस है, और ये हुआ कैसे था, इसकी प्रॉब्लम ये ऐसे हुआ कि आपने सुना होगा जीस के लेंस आते हैं ना, ZEISS जीस के लेंस आते हैं। तो कार्ल जीस एक बहुत बड़ा ऑप्टिशियन था, उसी के नाम पर वो कंपनी का नाम जीस रख दिया उन्होंने। तो जो जीस है उसने क्या करा, उसने जब देखना शुरू करा लेंसेज के बारे में, स्टडी करना शुरू करा, तो उसने सबसे पहले ये देखा कि भाई ये जो है कॉन्वेक्स लेंस मैंने बनाया। कार्ल जीस ने सुना, क्रिजाल सुना है। नहीं, क्रिजाल भी तो वो तो एक अलग कंपनी है, कार्ल जीस भी है, ZEISS। ठीक है, तो उसने क्या करा, उसने कहा मैंने कॉन्वेक्स लेंस बनाया। ठीक है, अब वो बना, जैसे ही बोला कि भाई मैंने कॉन्वेक्स लेंस बनाया, तो उसने कहा कि कहाँ से आया कॉन्वेक्स लेंस, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि तुमने इन्वेंट करी है। ठीक है, इट कैन बी डिस्कवर्ड। तो वो डिस्कवर अगर आप कहेंगे कि आपने डिस्कवर करा तो भी यू आर टू लेट, क्योंकि बायोलॉजिस्ट जो है वो पहले ही बता चुके हैं कि दुनिया का जो पहला या पूरे यूनिवर्स का जो सबसे पहला जो लेंस है वो इंसान की आँख में मिला, और वो कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो वो आँख में जो लेंस मिला वो कॉन्वेक्स लेंस है। अब उसने कहा कि इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस तो पहले से मौजूद है, तो कॉन्वेक्स लेंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ स्टडी करने के लिए फिर ह्यूमन आई का लेंस ही स्टडी करा जाए। तो उसने उस लेंस को स्टडी करा, और स्टडी करके देखा कि जो रेटिना में फिर बायोलॉजिस्ट के साथ में मिला, उनके ऑब्जर्वेशन और उसके ऑब्जर्वेशन दोनों मैच कर गए कि जो रियल इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड ही बनेगी, क्योंकि बायोलॉजिस्ट ने भी कह दिया कि हाँ रेटिना पर जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है। वो जो इमेज उल्टी बनती है, तो वो जो उल्टी इमेज बनेगी उसको हमारा माइंड इंटरप्रेट करके सीधा देखता है।
मतलब छोटा बच्चा जो पैदा हुआ है वो एक महीना 2 महीना तक वो बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है ना, जब उठता है, सो के उठता है, फिर उसके बाद देखता है कि यार कुछ नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, आवाज़ तो ऊपर से आ रही है, ठीक, लेकिन मुंह तो बंदे का नीचे है, ठीक, तो ये हो क्या रहा है, तो वो बेचारा फिर से आंखें बंद करके चुपचाप सो जाता है, ठीक, बायोलॉजिकल फैक्ट है ये, वो फिर से सो जाता है। धीरे धीरे न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं माइंड के, फिर सिग्नल्स जाने शुरू करते हैं कि नहीं भाई इसको ज़रा सीधा करके स्टडी करो, तो वो जो उसके ईयर है ना, जो उसके ईयर हैं और जो उसकी आइज़ हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन होना शुरू होता है कि ये आवाज़ ऊपर से आ रही है, तो भाई ये बंदा ऊपर है, इसका चेहरा ऊपर है, नीचे नहीं है, ठीक है, ठीक से देखो, ठीक से देखो, तो बार बार ठीक से देख कर उसका दिमाग डेवलप हो जाता है और फिर वो उसको चीज़ों को, ये हम सबके साथ हुआ है कि एक्चुअल में तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे हो, ठीक है, तो ये हमारा माइंड इंटरप्रेट कर रहा है चीज़ों को सीधा। तो उससे ये निकाल लिया गया कंक्लूजन कि जितनी भी रियल इमेजेस हैं वो सारी की सारी इन्वर्टेड बनती हैं। एक और प्रूफ इसका रियल और इन्वर्टेड का, वो ये प्रूफ है कि जैसे हमने मोबाइल फ़ोन में फ़ोटो खींच ली, ठीक है, तो ये तो अब डिजिटल रिवॉल्यूशन आ गया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि फ़ोटो खींची, हमें कैसा लग रहा है, नहीं मैं अच्छा नहीं लग रहा, मेरी फ़ोटो डिलीट करना, ना ये नहीं। तो ये चीज़ तो मतलब नए ज़माने की चीज़ है, पुराने ज़माने में आ जाते हैं। तो पुराने ज़माने में पहले फ़ोटो खींचती थी, फिर उसके अंदर एक रील होती थी, नेक्स्ट फ़ोटो खींचने के लिए भी आपको मैनुअल कैमरा होता था, तो उसकी रील को ऐसे घुमाना पड़ता था, फिर नेक्स्ट फ़ोटो, फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक कैमरा आने लगे, वो खर्र से बोलता था, वो घूम जाता था उसकी चरखी अपने आप। तो क्या होता था कि वो जो रील होती थी ना, वो एक मतलब एक सिलेंड्रिकल शेप की रील होती थी, उसको ले जाते थे, फोटोग्राफिक जो स्टूडियो होता है वो उसको डेवलप करता था और फिर आपकी फ़ोटो बनाकर दे देता था। तो वो कहता था कि भाई ओरिजिनल अगर आपको दोबारा से और कॉपी बनवानी हो तो भाई इसको रील को संभाल कर रखना, ये आपके नेगेटिव्स हैं, उसको वो नेगेटिव बोलते थे। तो नेगेटिव का मतलब ये होता था कि जो चीज़ अगर मान लीजिए मैं राइट हैंड उठा रहा हूँ ना अपना, अगर मान लीजिए कोई फ़ोटो मैंने ऐसे खिंचवा रखी है, ऐसे करके, ठीक है, या ऐसे करके खिंचवा रखी है, तो नेगेटिव को अगर हम उसकी तरफ लाइट की तरफ करके देखते थे तो ऐसा लगता था कि उल्टा हाथ अपने उठा रखा है। तो वो जो इमेज है वो लिटरली इन्वर्टेड होती थी, ठीक। तो एक्चुअल में जो इमेज छपी वो कहाँ पर छपी, वो छपी नेगेटिव पर, और फिर नेगेटिव को इन्वर्ट करके फ़ोटो पर आती थी, तब बंदा सीधा का सीधा दिखाई देता था। तो वो रियल इमेज थी, और ये रियल इमेज की डेफिनेशन है एनी इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, जिसको स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सके वो एक रियल इमेज होती है। तो इस वजह से रियल इमेज शुरुआत से ही, जब से ऑप्टिक्स डिफाइन हुई है, तब से ये चीज़ जो है रिपीटेडली प्रूफ्स उसके मिलते गए कि जो रियल इमेज है वो कभी सीधी नहीं बन सकती, हमेशा उल्टी बनेगी। तो अगर कभी मौका मिले किसी भी मल्टीप्लेक्स में जाने का, अगर मौका मिले तो ये काम करके देख लेना, वहाँ पर इतना बड़ा एक चरखा होता है, बहुत बड़ा एक चरखा होता है, जो प्रोजेक्टर चल रहा होता है ना, तो उसमें क्या होता है, जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो रील देते हैं आकर सिनेमा हॉल वालों को। हाँ हमारे घर में है रील। हाँ, तो वो जो रील होती है ना, वो रील में उससे एक चीज़ ये देखने को मिलेगी कि जो रील होती है उसमें जो हीरो है वो उल्टा उल्टा ही डांस करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अगर कोई राइट हैंडेड बैट्समैन है ना तो वो लेफ्ट से ही खेलता हुआ नजर आएगा। तो वो नेगेटिव होती है, उस पर लाइट डाली जाती है, बहुत हाई इंटेंसिटी की लाइट डाली जाती है, वो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर सामने स्क्रीन पर दिखाई देती है। तो उल्टे नाचते हुए हीरो हीरोइन सीधे नाचते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो वो जो चीज़ है जिसको इमेज पर ऑब्टेन करा जा सके, स्क्रीन पर ऑब्टेन करा जा सके, उसको हम रियल इमेज बोलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसी से ये कंक्लूजन निकाला गया कि भाई क्योंकि ये सेम साइड पर बन रही है, इसको हर आदमी देख सकता है, समझ रहे हैं, रियल इमेज को कोई भी देख सकता है। फोटो अगर मेरी खिंची हुई है तो आप सब देख सकते हैं, ठीक। तो ये क्योंकि मिरर के सामने बन रहा है तो जो भी बंदा इधर उधर कहीं भी खड़ा है वो देख सकता है, तो रियल इमेज है, और रियल इमेज है तो भाई इन्वर्टेड ही होगी, ठीक है। तो मोर और लेस कहानी तो ये थी, पर ये समझ जाइए कि आपको घुमा फिरा कर इसको याद ही करना है, रियल है तो इन्वर्टेड है, वर्चुअल है तो करेक्ट है, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखते हैं जी कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर के केवल 2 केसेस हैं, बड़े आसानी से समझ जाओगे, और ये भी समझ में आ जाएगा कि 2 ही क्यों हैं। भाई इमेज को तो एक बार को कह सकते हैं इमेज को तो एक बार को कह सकते हैं कि इमेज तो वर्चुअल बन गई, ठीक है। ऑब्जेक्ट नकली कहाँ से लेकर आओगे, एज्यूम करो कि ये यहाँ पर है, बस, ठीक है। एज्यूम करो कि रुद्रांश यहाँ पर खड़ा हुआ है, अब उसकी इमेज कहाँ से बनेगी, बनेगी ही नहीं, क्योंकि तुम हो ही नहीं वहाँ पर। तो हम ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट को तो रियल में होना चाहिए, मिरर के सामने ही होना चाहिए, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि नहीं, ऑब्जेक्ट को सोच ले, बस सोच ले खड़ा हुआ है ना, वो नहीं तेरी इमेज देख रहा तो कितना अच्छा लग रहा है, तो ये बेकार की चीज़ है। अब आ जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर पर, कि कॉन्वेक्स मिरर में हमें जो ऑब्जेक्ट है, हम इमेज जो है, इमेज को तो वर्चुअल कह सकते हैं,
ऑब्जेक्ट को वर्चुअल कैसे कहें? तो इसलिए दिक्कत होती है, और वो दिक्कत आपका, उस दिक्कत से आपका फ़ायदा हो गया कि आपको 2 ही केसेस याद करने पड़ेंगे बस। देखो जैसे मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूँ, कॉन्वेक्स मिरर ऐसे उभरी हुई साइड ये और गहरी साइड यहाँ। अब जो अलग अलग केसेस होंगे वो अलग अलग केसेस बने कैसे थे भाई, आप ये देखिएगा कि इसका फोकस इस तरफ होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा। फोकस भी और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दोनों वर्चुअल है, ठीक है। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को वर्चुअल बोला जा सकता है, ठीक। लेकिन एक ऑब्जेक्ट को, एक जिंदा ऑब्जेक्ट को कैसे वर्चुअल बोल दूँ? तो आप ये देखिएगा कि हमारे जो 6 केसेस बने थे वो ऐसे बने थे कि एक बार पोल और फोकस के बीच में रखा, एक बार फोकस पर रखा, एक एफ और सी के बीच में, एक बार सी पर, बियॉन्ड सी और इन्फिनिटी, ऐसे करा था ऑब्जेक्ट को। तो भाई ऑब्जेक्ट को इधर नहीं रख सकता मैं, और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों इसी साइड होंगे क्योंकि स्फीयर इधर कंप्लीट हो रहा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट आपको इधर ही रखना पड़ेगा। इधर ना तो एफ है, इधर ना ही सी है, मतलब पोल के बाद सीधा क्या नज़र आता है? इन्फिनिटी नज़र आता है। तो पहला केस क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लेस एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो जहाँ मन करे। तो पोल और इन्फिनिटी के बीच में फर्स्ट केस है हमारा, ऑब्जेक्ट प्लेस एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, ये है ए, ये है बी। तो एक रे ऑफ लाइट गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जैसा हम हर केस में देख रहे हैं। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। तो ऐसा लगेगा जैसे फोकस से आ रही हो और इस तरह से ये ऐसे डाइवर्ज हो गई, ठीक है जी। एक तो ये हुआ, 1 मिनट वेट करें जरा। बस मेरी क्लास का तो बढ़िया 5 मिनट ज़्यादा बैठ जाएगी, है ना? बस 5 मिनट है और इसके पास हो गया। ठीक है, तो मजबूरी ये है कि हम और इस तरफ तो कहीं पर ले ही नहीं सकते। तो मैंने ये कहा कि इधर पोल है और पोल के आगे का पूरा एरिया खाली पड़ा हुआ है, यानी कि पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी रखो। तो यहाँ पर रख लिया तो इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, ये डाइवर्ज हो गया। दूसरा केस वही सबसे आसान वाला, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। हाँ, तो हमने क्या करा, इसको टुवर्ड्स सी करेंगे। तो टुवर्ड्स सी देखना, लाइन ना थोड़ी नीचे की तरफ बनेगी ऐसे, और पहुंचेगी तो है नहीं क्योंकि पीछे वाली साइड पॉलिश्ड है। तो ऐसे गए और ये कुल मिलाकर समझ लो कि यहाँ पर सी है, यहाँ पर ये। अब दोनों रेज ऑफ लाइट कहाँ मिल रही है? यहाँ पर। तो ये देखो, ये इतना छोटा सा, ये इतनी सी इमेज बनेगी, ये ए डैश बी डैश दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज छोटी, ठीक है। तो क्या बोल दूंगा सबसे पहले? पी फॉर पोजीशन। पोजीशन क्या होगी? बिटवीन पी एंड एफ। बिटवीन पी एंड एफ बोल दो, या फिर एक चीज़ बोलिए आप, बिहाइंड द मिरर बोल दो, जैसा आपका मन करे। वैसे सही है, हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी ये वाली इमेज, पर बिहाइंड द मिरर बोल दो, क्योंकि वही 12th की एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है। और फैक्ट यही है कि बनेगी हमेशा पी और एफ के बीच में। ये आप 10th में पढ़ कर आ चुके हैं, बिहाइंड द मिरर, ये हो गया। उसके बाद नेचर इधर बन रही है, नकली है, नकली मतलब वर्चुअल एंड इधर, ठीक है। और दिखाई दे रहा है डिमिनिश्ड। बस लास्ट केस और देख लीजिए फटाफट। अब इसके बाद मैं कहूँगा कि मैंने ऑब्जेक्ट को उठाकर सीधा इन्फिनिटी पर रख दिया, करवा चुके हो। छोड़ दूँ, ठीक है। इन्फिनिटी पर अगर रखा तो इन्फिनिटी पर रखा तो वो पीछे की तरफ जाकर बनेगी। अरे कॉनकेव मिरर था ना, कॉन्वेक्स कर रहा हूँ, किधर हो? देखो इधर, जब अभी पढ़ाया था तब हमने देख लिया था, फोकस पे बनेगी। यहाँ पर हमने कहा कि ये ऐसे गया, ऐसे फोकस, दूसरी रे ऑफ लाइट पैरेलल लेकर आए, ये भी फोकस। तो जरा सी बन रही है डॉट साइज, तो बिहाइंड द मिरर बोलो, फोकस नहीं। अच्छा, इसको तो आप फोकस पर बोलोगे, इसको तो आप फोकस पर बोलोगे। ब्रैकेट में चाहो तो लिख देना वर्चुअल फोकस। वर्चुअल है, नकली है, एक्चुअल में तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो वर्चुअल हो गया, और नेचर उसका क्या होगा, क्योंकि इस साइड बन रही है, वर्चुअल डायरेक्ट हो गई, ठीक है। और उसके बाद आपका साइज हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज है ना, हाईली डिमिनिश्ड। चलिए जी, और बाकी मैं मैथ्स का टाइम फिर क्या रखूँ? सुबह का रख सकते हैं 11? हाँ, नहीं फिजिक्स भी रख लेंगे, फिजिक्स भी रख लेंगे। मैथ्स रख लो।